পড়ে গেল, কোথায় পড়লো? এখানটা না এখানে? দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। यस मैम, पेज। ठीक है ठीक है। देखो आज हम लोग जो है AS20 स्टार्ट करेंगे, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। अच्छा, तो एसेट का इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का मतलब एसेट के वैल्यू में जो गिरावट होता है उसे बोलते हैं इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो वो क्यों होता है? यूज की वजह से। ठीक है, तो डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो ये इसमें हमें एसेट, कौन सा एसेट का कितना वैल्यू डिक्लाइन हुआ है उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, कि इम्पेयरमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है तो कितना हुआ है, और उसके रिगार्डिंग जो भी है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एसेट कौन, कैसा एसेट है जिसका हम लोग डिक्लाइन वैल्यू चेक करेंगे? तो फिक्स्ड एसेट में पीपी भी, मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों का। ठीक है, तो टेंजिबल यानी AS10 का बात हो रहा है। ठीक है, तो AS10 का कंसेप्ट भी यहाँ पर आ जाएगा। AS26 जो कि इंटेंजिबल एसेट पे है, जो इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं एस, उसके पहले हम लोगों ने AS26 ही कंप्लीट किया है, 10 थोड़ा पहले किया हुआ है। इंटेंजिबल एसेट और टेंजिबल एसेट यानी बेसिकली फिक्स्ड एसेट का वैल्यू, तो फिक्स्ड एसेट पे ही तो वैल्यू गिरावट होता है, डिप्रिशिएशन लगता है, तो वही चीज बोल रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पर लिखेंगे कि ये स्टैंडर्ड जो है किस पे एप्लीकेबल है और किस पे नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेबल तो वो तो दिख ही रहा है कि पीपी और इंटेंजिबल एसेट पे, फिर भी जो स्टैंडर्ड में बोला हुआ है वो हम लोग एक बार लिख लेंगे। दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल ऑन ऑल एसेट। सभी एसेट पे ये एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, तो लिख लेते हैं एक्सेप्ट इन्वेंट्रीज, क्योंकि इन्वेंट्रीज AS2 पे डील होता है। सेकंड, एसेट arising under construction contract AS7। फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट का मतलब शेयर डिवेंचर ये सब होता है, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट कवर अंडर AS13। तो जो AS13 में जिस तरीके का एसेट कवर होता है, बेसिकली फाइनेंशियल एसेट, ये AS13 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो फाइनेंशियल एसेट जो है वो कवर होता है AS13 में, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं होगा। तो बेसिकली जो भी एसेट्स के लिए और दूसरा कुछ AS बना हुआ है वो यहाँ कवर नहीं होगा, लाइक इन्वेंट्रीज AS2, एसेट अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ये भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया AS7, और ये AS13 में जो कवर होता है फाइनेंशियल एसेट वो भी यहाँ कवर नहीं होगा, और AS22 में जो डेफर्ड टैक्स एसेट कवर होता है वो भी यहाँ पर कवर नहीं होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट। बाकी सभी एसेट्स पे ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अच्छा अब कब इम्पेयरमेंट होता है? व्हेन इज
an asset impaired। तो मतलब कब एसेट का वैल्यू डिक्लाइन होता है, ठीक है, मतलब कब हमें मतलब डिक्लाइन होने को इम्पेयरमेंट बोला जाता है, बट इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो कब करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर व्हेन कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है जिस वैल्यू पे एसेट बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है, तो ये जो है कैरिंग अमाउंट का मतलब हो जाता है बैलेंस शीट वैल्यू। बैलेंस शीट वैल्यू जिस अमाउंट पे एसेट बैलेंस शीट पे दिख रहा है वो उसका कैरिंग अमाउंट होता है। अगर कैरिंग अमाउंट जो है वो ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, तो फिर इम्पेयर्ड हो रहा है एसेट, ये बोला जाता है, मतलब बेसिकली लॉस, इसका मतलब वैल्यू में डिक्लाइन। जैसे कि कैरिंग अमाउंट, जैसे मान लेते हैं कि कैरिंग अमाउंट है 100, ठीक है, मतलब ये बैलेंस शीट में एसेट 100 का दिख रहा है, तो ये कैरिंग अमाउंट हो गया। अब इसको अगर मार्केट में बेचने जाएंगे तो हमें ये 80 का बिकेगा, ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो गया, और ये हो गया रिकवरेबल अमाउंट, ये रिकवरेबल अमाउंट, ये हो गया कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट हो रहा है, तो इसमें हमारा लॉस होगा, क्योंकि मेरा मेरा जो एसेट है मेरे हिसाब से वो 100 रुपए का, मार्केट में बेचने जाएंगे मुझे 100 तो मिल ही नहीं रहा है, मतलब प्रॉफिट तो छोड़ो, जो मेरा लागत है वो, मतलब जो 100 है वही मुझे रिकवर नहीं है, उससे भी कम है, 80 रिकवर है, तो मेरा 20 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इम्पेयर्ड होना, ठीक है। कब एसेट इंपेयर होता है, जब हम लोग रिकवरेबल अमाउंट हम लोग का कम होगा, मतलब हमारा लॉस जनरेट हो रहा है। जैसे कभी डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन करते हैं तो वहां होता है ना कि लॉस ऑन सेल, ठीक है, तो अगर ये बेचने जाए तो लॉस हो रहा है 20 रुपए का, तो बोला जाता है कि एसेट इंपेयर्ड हुआ है, ठीक है। तो एसेट इंपेयर्ड मतलब इंपेयरमेंट ऑफ लॉस का ही बात हो रहा है, तो इंपेयरमेंट तब हो रहा है अगर रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कम है, और कैरिंग अमाउंट यानी बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिख रहा है वो ज्यादा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे रिकवरेबल अमाउंट का मतलब फिर क्या होता है, क्या इसे हम लोग अलग से पढ़ेंगे, हाँ इसे अलग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है, कैरिंग अमाउंट तो एक लाइन में पता चलता है कि बैलेंस शीट में जो दिखेगा वही कैरिंग अमाउंट है। रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज में जो हायर होगा वही हम लोग का रिकवरेबल अमाउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू इन यूज का मतलब फिर क्या है, वैल्यू इन यूज का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम यूजिंग द एसेट, ठीक है। तो रिकवरेबल, गुड मॉर्निंग सारा। अच्छा देखो, रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है हायर ऑफ, ये इतना लिखवाया है, ठीक है, इस 28 जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो ये इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट ये वाला बस इतना लिखवाया है, इतना सा, वैसा कुछ भी नहीं हम लोगों ने अभी तक किया है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि ये स्टैंडर्ड किस पे एप्लीकेबल होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का मतलब एसेट के वैल्यू में जो गिरावट है उसके बारे में ये इस 28 बोल रहा है कि अगर एसेट के वैल्यू डिक्लाइन हो रहा है तो क्या होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर एसेट का मतलब कौन कौन सा एसेट कवर होगा, तो एस 10 में जो एसेट कवर होता है, एस 26 में जो भी एसेट कवर होता है, लाइक टेंजिबल इंटेंजिबल, ठीक है, एस 26 फॉर इंटेंजिबल, एस 10 टेंजिबल। और किस में किस एसेट्स में कवर मतलब किन को कवर नहीं करता है, इन्वेंट्रीज को, क्योंकि वो एस 2 में होता है,
कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को क्योंकि वो एज 7 में होता है, फाइनेंशियल एसेट क्योंकि वो एज 13 में होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट क्योंकि वो एज 22 में होता है। फिर इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है रिकवरेबल अमाउंट से, मतलब जैसे कभी डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन करते हो तो बुक वैल्यू दिख रहा है एसेट का 100 और मार्केट में बेचने जाएंगे तो वो 80 का बिकेगा, तो लॉस हो गया कितने का, 20 का। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कैरिंग अमाउंट है, क्योंकि बुक वैल्यू का मतलब ही कैरिंग अमाउंट, ये रिकवरेबल अमाउंट है। तो कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा हो रहा है रिकवरेबल से तो फिर लॉस होता है, उस लॉस को ही हम लोग बोलते हैं इम्पेयर्ड हुआ है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है वो हम लिखवा रहे हैं, और वो अभी डिस्कस नहीं किया है, करते हैं। देखो बोल रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस में जो हायर होता है वो हम लोग का होता है रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। अब वैल्यू इन यूज का मतलब फिर क्या है, बोल रहा है देखो नेट सेलिंग प्राइस का मतलब बेच के जो मिलेगा, ठीक है, ये तो समझ में आता है, बट वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है। वैल्यू इन यूज का मतलब है कि हम लोग कोई भी एसेट, जैसे मान लो कोई मशीन है, ठीक है, तो मशीन खरीदा गया क्यों है, मशीन को हम लोग यूज करेंगे बोल के मशीन को हम लोग खरीदे हैं। अब यूज करके क्या होता है, अगर जैसे मान लो फैक्ट्री में कोई मशीन लगा हुआ है तो उसको उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करके मार्केट में वो चीज को हम लोग बेच रहे हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, कैश इनफ्लो मिलता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई एसेट यूज करें तो उससे हमें फ्यूचर कैश फ्लो मिलता है, क्योंकि देखो एसेट का तो डेफिनेशन वही होता है ना कि जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हमें देने वाला है वही होता है हमारा फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फ्यूचर कैश फ्लो जो भी होगा एसेट को यूज करते हुए उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू इन यूज। जैसे मान लो मैंने कोई मशीन खरीदा जिसका लाइफ है 5 years, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये 5 साल हम लोग इस मशीन को यूज करेंगे, इसका लाइफ कर दिया मैंने 5 years, और ये 5 years में मुझे कैश फ्लो कितना होगा, पहले साल मुझे 10 रुपए मिलेगा, या फिर मान लो 100 रुपए, फिर मिलेगा 80, फिर मिलेगा मान लो 70, फिर मान लो 50, और यहाँ पर हो गया 40। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मुझे फ्यूचर कैश फ्लो इस तरीके से मिलेगा, एक साल में इतना, फिर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर। ये सारे फ्यूचर कैश फ्लो का अगर हम आज का वैल्यू निकाल लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि ये तो 40 मुझे 5 years बाद मिलेगा, तो जो 40 रुपीज मुझे 5 years बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू क्या है, ठीक है। ये 0 ईयर कर दो, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5th ईयर में जो मिलेगा, 4th ईयर में जो मिलेगा, वो सभी का अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, तो ये सब तो तुम लोग फाइनेंस में पढ़ते ही होगे, ठीक है, एफएम अगर करते हो सर के पास तो ये सब चीज तो करते हो। तो वही चीज बोल रहा है कि वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है, मुझे मेरा कैश इनफ्लो जो एसेट मुझे जनरेट करके देने वाला है फ्यूचर में, वो सारे कैश इनफ्लो का मुझे क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो वो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा उसका टोटल को हम लोग बोलेंगे वैल्यू इन यूज। और नेट सेलिंग प्राइस का मतलब अगर एसेट को आज बेच देते हैं, ठीक है, तो मुझे जैसे कि मान लो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो निकल के आया, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं 170, ठीक है, मुझे पता नहीं कितना होगा, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम एसेट को आज बेच दे तो मान लो मुझे मिल जाएगा 200 रुपीज। तो मुझे बोलो कि कौन सा अच्छा है, कि मुझे 5 साल तक उस एसेट को यूज करना चाहिए या बेच देना चाहिए। बेचने से मुझे 200 रुपये मिल जाएगा एसेट को अगर बेचेंगे, और अगर यूज करेंगे 5 साल तक तो जो कैश फ्लो मुझे मिलेगा उसका आज का वैल्यू है 170, ठीक है। तो फिर ये भी आज का वैल्यू है बेचने से, तो आज के वैल्यू में क्यों ट्रांसफर करें, ताकि ये दोनों सिचुएशन कंपेरेबल हो, ठीक है, क्योंकि कंपेयर तभी कर सकते हैं ना अगर दोनों प्रेजेंट मतलब दोनों सेम कैटेगरी में हो। तो अगर ये तुम लोग इसका टोटल करके इसके साथ कंपेयर करोगे तब तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 80 का वैल्यू, ये 200 तो आज का वैल्यू है, ठीक है, ये 0 ईयर का वैल्यू है कि अगर हम लोग सेल कर देते हैं तो मुझे 200 मिलेगा। तो 0 ईयर के वैल्यू के साथ ही 0 ईयर का कंपेयर होगा, ना कि फ्यूचर के वैल्यू के साथ। तो अगर 170 मुझे कैश इनफ्लो मिलेगा अगर हम उसे यूज करते हैं फॉर 5 years, और अगर हम बेच देते हैं तो मुझे 200 मिलेगा, ये दोनों ही 0 ईयर का वैल्यू है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, बेच देना चाहिए या फिर मुझे यूज करते रहना चाहिए, बोलो। बोलो, ये तो नॉर्मल बात है कि अगर तुम्हारे पास एक एसेट है, तुम लोगों के पास अगर बेच देते हो 200 रुपए मिलेगा, यूज करोगे तो 170 रुपए हम मिलेगा। बेच देना चाहिए। बेच देना चाहिए ना, तो 200 रुपए मिलेगा तो वो तो बेनिफिट है, तो बेच देना चाहिए। तो हायर ऑफ कैसे लेते हैं, क्यों हायर ऑफ बोला है उसका लॉजिक ये हो गया, क्यों हायर ऑफ बोला है, ठीक है। तो फिर ये 200 हायर लेंगे तो 200 ही आएगा ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए, तो बेच बेच देंगे क्योंकि मेरा वही वैल्यू ज्यादा हो रहा है। तो ये जो है ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, उसका मतलब ये जो अभी हम लोगों ने देखा यही चीज होता है, ठीक है। अच्छा, अब
इस चीज को एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते। चलो, मैंने तो वहां पर एक नॉर्मल एग्जाम्पल दिया था, अब एक मतलब पूरा लिख के हम लोग एग्जाम्पल क्रिएट करें। तो देखो, एक मशीन है, ठीक है। इस मशीन को अगर हम लोग बेच देते हैं, इफ सेल टुडे, अगर हम लोग मशीन को बेच देते हैं तो मुझे मिलेगा 40 लाख सपोज, ठीक है। लेकिन इस एसेट को बिकवाने का भी एक खर्चा है, हो ही सकता है एसेट को बिकवाने का खर्चा। जैसे कि बिकवाने का क्या खर्चा हो सकता है, जैसे एसेट को हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो हम लोगों ने कोई एजेंट के थ्रू से बिकवा दिया, डायरेक्ट नहीं बेच पा रहे थे, या फिर एसेट को मान लो एसेट कहीं पर इंस्टॉल्ड है तो उसको अनइंस्टॉल करवाना पड़ेगा, तो उसका खर्चा हमें बेयर करना पड़ेगा, इस तरीके का जो भी खर्चा होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल बोल सकते हैं हम लोग उसे, कि एसेट को डिस्पोज ऑफ करवाने का जो भी खर्चा है। तो वो खर्चा, तो अब मेरा मान लो वो खर्चा हो गया 2 लाख, तो वो लेस करना पड़ेगा। जैसे मुझे 40 लाख मिला जिसको मैंने एसेट बेच दिया, बट उसको बिकवाने के लिए मेरे पॉकेट से 2 लाख का खर्चा हो गया, तो मेरा नेट सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा। ये जो नेट सेलिंग प्राइस है ना, इसका मतलब वही होता है नेट सेलिंग प्राइस। तो नेट इस वजह से होता है, ये ग्रॉस वैल्यू है 40 लाख। अगर इसमें कुछ खर्चा करके बिकवाना पड़ रहा है तो वो लेस करने के बाद नेट आएगा, ठीक है। अदरवाइज यही वाला नेट होगा, अगर कोई कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे ईयर, ठीक है, तो हम लोग ये 4 साल मान लो एसेट को यूज करने वाले हैं। कैश फ्लो एक्सपेक्टेड मतलब फ्यूचर में होगा ना, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इस मशीन से देखा है 10 लाख, 15 लाख, फिर से 10 लाख, फिर से 15 लाख, ठीक है। और जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो है एट द रेट ऑफ 10%। एट द रेट ऑफ 10% मतलब 10/100 यानी 0.10, मतलब आज जो चीज 1 रुपए में मिल रहा है वो कल 1.10 से मिलेगा, ठीक है। तो 1.10 का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 1, इसका मतलब ये होता है। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर तो तुम लोग यूज करते ही हो, और उसके बेसिस पे हम लोग 10 लाख का प्रेजेंट वैल्यू, मतलब देखो ये मुझे कैसे मिलेगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये 10 लाख, ये 15 लाख, ये 10 लाख, और ये 15 लाख, ठीक है। मुझे ये सब का क्या निकालना है, मुझे ये सब का मुझे क्या निकालना है, देखो एक्चुअली हम ये जो है इस एग्जाम इसके लिए एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस तो निकाल लिया 38 लाख, वैल्यू इन यूज निकालेंगे। तो मुझे क्या करना है, कैश फ्लो जो फ्यूचर में होने वाला है सभी का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू ये सब का कितना है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर इतना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो 10/100, तो ये कितना आ गया 0.1, इसमें 1 ऐड कर दो 1.1, मतलब जो आज 1 रुपए में वो 1 साल बाद 1.1 होगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं 1.1 का प्रेजेंट वैल्यू 1 है, तो फिर 1 का प्रेजेंट वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1.1, तो 10 लाख का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू 10 लाख। लेकिन ऐसे करके कोई यूनिटरी मेथड इस तरीके से नहीं करता है, इसको कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, जैसे ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करके इक्वल कर दिया, फैक्टर निकल के आ गया, मतलब इसका आंसर निकल के आ गया, कितना आ रहा है 0 पॉइंट, ये 4 डिजिट तक लेने से ठीक रहता है, 0.9091, ठीक है। या फिर 0 भी रख सकते हो, या फिर 3 डिजिट तक भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये ले लिया 909। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 10 लाख, ठीक है। तो इसके बाद का जो कॉलम होता है वो मल्टीप्लीकेशन वाला ही इसीलिए होता है, ठीक है। इसके बाद वाला कॉलम तो वो मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने से, तो इसीलिए ऐसे होता है। तो पहले हम लोग सारा फैक्टर्स लिख लेंगे और फैक्टर्स के साथ एक एक करके डेटा मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो फिर ये 9 ये आ गया। अब इसके बाद वाला जो है वो कितना आ जाएगा, एक और इक्वल करोगे, तुम लोग को पता होगा, ये देखो एक और इक्वल करोगे तो दूसरा वाला फैक्टर आ जाएगा, तो ये हो गया 0.826, ठीक है। और एक इक्वल करने का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1.1 2 बार, ठीक है। तो इसीलिए स्क्वेयर स्क्वेयर हो रहा है, तो इसीलिए, तो फिर अगर इक्वल करोगे तो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला 0.7513, 751 ही लिखते हैं, 3 लिखा है तो मैंने। फिर उसके बाद हो जाएगा 0.683। अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 0.909,
9.909, ठीक है, लाख में आएगा। 15 इंटू 0.826, तो ये आ गया 12.39। 10 इंटू 0.751, तो ये आ जा रहा है 7.51। 15 इंटू 0.683, 10.245, ठीक है। प्लस कर लेते 7.51 प्लस 12.39 प्लस 9.09, 39.235 लाख, ठीक है। तो 39.235 लाख ये आंसर आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब नेट सेलिंग प्राइस आ गया हम लोग का 38 लाख, और वैल्यू इन यूज आ रहा है हम लोग का, यही वाला होता है वैल्यू इन यूज, ठीक है। तो वैल्यू इन यूज 39.235 लाख। तो अब हमें क्या लेना है, विच एवर इज हायर। तो 38 और 39 पॉइंट इसमें हायर हो जाएगा 39, तो हायर हो गया 39.235 लाख। तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें एसेट को यूज करना चाहिए, उसमें ही हमारा बेनिफिट है, बेचने से ज्यादा यूज करने पे बेनिफिट है, ठीक है। अब ये मैंने किया है कैलकुलेशन, इसमें अगर थोड़ा इधर उधर हुआ है तो तुम लोग थोड़ा देख लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट एकदम सही सही आया है कि नहीं आया है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले किया था तो उसमें आंसर आ रखा है 46.70, अभी मेरा 39.235 आ गया। पता नहीं, शायद अप्रोक्सीमेशन के वजह से मे बी। देख लेते हैं हम एक बार फिर भी। 1/1.1, ये जितना भी आया इनटू कर देते हैं 10 लाख, देखते हैं कितना आंसर आता है। 9.09, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद 1/1.1 इक्वल इक्वल इनटू कर देते हैं 15 लाख, तो इसमें आ जाएगा 12.3966, ठीक है। तो 39 मतलब ये बेसिकली 439, ये 4 आ जाएगा। 39, इसको 40 कर देते हैं, चलो। थोड़ा बहुत इधर उधर मुझे लगता है अप्रोक्सीमेशन की वजह से ही हुआ है, फिर भी 1/1.1 इक्वल 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 इनटू ये पूरा डिजिट लेके कर लेते हैं 10 लाख, मतलब 7.513, ठीक है। तो 7.51 ही रखेंगे, और इसके बाद 1/1.1 इक्वल 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 इंटू 15 लाख, तो 10.245, तो इसको हम कर देते 25। फिर भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। 9.09, 12.4, 7.51, 10.25, 39.25 आ रहा है, ठीक है, रहने दो जो भी आ रहा है। तो हमारे इस आंसर के साथ जो आ रहा है वो ठीक है। तो हम लोग का यही वाला हायर आ रहा है, तो हमें यूज करते रहना चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका मतलब कैरिंग अमाउंट, मान लो हम लोग का है इस मशीन का, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 50 लाख, अगर ये हमें गिवन है, ठीक है। और रिकवरेबल अमाउंट कितना आया, रिकवरेबल आया है 39.25 लाख, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा, मतलब मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरा कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है 50 लाख, ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या था, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। तो हायर क्या हुआ 39.235, इसीलिए मैंने रिकवरेबल अमाउंट लिया 39.235 या 25, जो भी मैंने बाद में उसे 25 कर दिया है, तो 25 ही ले लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि फिर इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो रहा है, तो ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो 50 माइनस 39.25, तो इसमें आंसर आ रहा है 10.75, ठीक है। हाँ, 10.75 आ रहा है।
तो ये हो गया मेरा इम्पेयरमेंट लॉस। और अगर मान लो सपोज कि कैरिंग अमाउंट है 40 लाख, 50 लाख की जगह मान लो कैरिंग अमाउंट है 40 लाख, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और रिकवरेबल क्या है, रिकवरेबल है तो यही 39.25 लाख। ये डेटा थोड़ा सा, अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको और कम कर देते, चलो 30 लाख कर देते, ठीक है। कैरिंग अमाउंट है 30 लाख, ठीक है, और मेरा रिकवरेबल अमाउंट है 39.25। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 9.25 लाख मेरा गेन है, ठीक है, क्योंकि इम्पेयरमेंट गेन बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है। इम्पेयरमेंट गेन बोल के कुछ नहीं होता है, इम्पेयरमेंट लॉस हो सकता है। मतलब देखो हम फिर से बताते हैं, मान लो इस एसेट का बुक वैल्यू दिख रहा है अगर 50 लाख, ठीक है, और मुझे क्या लेना है, रिकवरेबल अमाउंट। क्यों? क्योंकि मुझे चेक करना है कि इम्पेयर्ड हुआ है कि नहीं। इम्पेयर्ड कब होता है, अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है रिकवरेबल अमाउंट से। तो मेरा कैरिंग अमाउंट मैंने पहले एजम्पशन लिया, मतलब एग्जांपल लिया 50 लाख, ठीक है। मेरा रिकवरेबल अमाउंट मैंने कैसे निकाला, रूल्स क्या बोल रहा है कि वैल्यू इन यूज और जो मेरा नेट सेलिंग वैल्यू है उसमें जो हायर होगा, तो हायर मेरा 39.25 आया, तो ये मेरा हो गया रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। तो अब रिकवरेबल अमाउंट जो है, मतलब मार्केट में अगर बेचने जाएंगे, रिकवरेबल का मतलब वही हो गया 39.25 मुझे मिलेगा, जबकि मेरा बुक वैल्यू 50 लाख का, तो मेरा तो लॉस हो गया, जो डिफरेंस आ रहा है 10.75 का। और अगर मेरा कैरिंग अमाउंट 30 लाख है और रिकवरेबल मुझे हो रहा है 39.25, तो फिर ये 9.25 लाख को हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये इम्पेयरमेंट गेन है, क्योंकि इम्पेयरमेंट गेन बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इतना समझो कि इम्पेयरमेंट लॉस ही हो सकता है, इम्पेयरमेंट गेन बोल के हमारा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर वैल्यू इन यूज को लेके, वैल्यू इन यूज, इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो expected to be generate from using the asset। तो ये तो हम लोगों ने समझा अभी, ठीक है। वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता है, वैल्यू इन यूज का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम यूजिंग फ्रॉम द एसेट, ठीक है। इस चीज को एक बार और लिखवाया, क्यों? क्योंकि इससे कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका रूल्स लिखना है। टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज वी नीड टू थिंग्स, ठीक है। तो हमें दो चीज चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, एक चाहिए हमें क्या क्या डेटा होने से हम लोग वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो अभी हम लोगों ने जो वैल्यू इन यूज कैलकुलेट किया था, तो हमें क्या चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, फ्यूचर कैश फ्लो चाहिए और डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए, तब जाके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज चाहिए और डिस्काउंट रेट चाहिए। ये दो चीज होगा तो ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फ्यूचर कैश फ्लो जो है उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं कैश इनफ्लोज फ्रॉम यूजिंग द एसेट। मतलब एसेट को यूज करके जो कैश इनफ्लो हो रहा है, जैसे कि ये 10 लाख 15 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसे मैंने लिखा है, ठीक है। अच्छा, लेस कर देंगे कैश आउटफ्लो, आउटफ्लोज इफ एनी, ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज, विच आर इनकर्ड
टू जेनरेट इनफ्लोज। मतलब अगर ये इनफ्लो को पाने के लिए हमें अगर कुछ खर्चा करना पड़ रहा है तो वो तो मुझे लेस करके नेट कर लेना पड़ेगा। मतलब मुझे फ्यूचर में दिख रहा है कि 10 लाख का कैश फ्लो होगा, लेकिन ये 10 लाख पाने के लिए मुझे 1 लाख का खर्चा करना पड़ रहा है, तो फिर मेरा नेट कैश फ्लो कितना हो रहा है? 9 लाख। तो वही लेना चाहिए। तो मैंने वहां एग्जाम्पल में ऐसा कुछ नहीं लिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में रहे तो इसका भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने लिखवा दिया। फिर आ जाएगा मेरा फ्यूचर में आने वाला नेट कैश फ्लो। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ब्रैकेट में लिख देते हैं, समझा देंगे ये क्या है। एड इन लास्ट ईयर कैश फ्लो, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो एक तो खर्चा अगर कुछ करना पड़ रहा है कैश इनफ्लो करवाने के लिए, वो लेस होगा। और अगर रेसिडुअल वैल्यू है एसेट का एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना डेप्रिसिएशन में कि इस एसेट को अगर हम लोग 5 साल यूज करेंगे, 5 साल बाद बेचने जाएंगे, तो इस एसेट से मुझे इतना पैसा मिल सकता है, तो उसे रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। तो अगर मुझे रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ कुछ मिलने वाला है, तो मुझे लास्ट ईयर के कैश फ्लो में वो ऐड कर देना चाहिए। मतलब ये देखो, ये 15 लाख में मुझे अगर किसी तरीके का रेसिडुअल वैल्यू हो रहा है, तो मुझे वो 15 लाख में ये ऐड कर देना चाहिए, उतना अमाउंट। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में वो लिया नहीं है, अगर किसी तरीके का रेसिडुअल वैल्यू वो ऐड हो जाना चाहिए लास्ट ईयर में। अब क्यों होना चाहिए समझो। ठीक है, वो तो देखो वैल्यू जो भी रहेगा वो ऐड कर देना। ठीक है, अब क्यों ऐड होगा? क्योंकि वो भी तो मेरा फ्यूचर का कैश फ्लो ही है कि एसेट यूज करके मुझे ये पैसा मिलेगा और एसेट को बेच के मुझे वो अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर वो इसका मतलब ये 15 लाख में वो अमाउंट को हमें क्या करना है? स्क्रैप वैल्यू के अमाउंट को ऐड कर देना है। करने से मुझे ये पता चलेगा कि लास्ट ईयर का ये तो कैश फ्लो है एसेट को यूज करके, ये एसेट को बेच के, तो टोटल कैश फ्लो मिल जाएगा और दोनों का मिला के हम लोग फ्यूचर कैश फ्लो निकालेंगे। अभी ये ऐड करके भी कर सकते हो या फिर अलग से फोर्थ ईयर के नीचे लिख के भी कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो ऐड भी कर सकते हो, अलग से कॉलम में लिख के भी कर सकते हो, जो ठीक लगे। ठीक है, तो ये करने से हम लोग का आंसर मतलब उसमें अगर कुछ रहा इस तरीके का स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू जिसे बोलते हैं, स्क्रैप या रेसिडुअल एक ही बात है। बाकी मैंने उधर रेसिडुअल लिखवा है, तो चलो इधर भी लिख देते हैं रेसिडुअल वैल्यू। इसे हम लोग ऐड भी कर सकते हैं या फिर सिंपल फोर्थ ईयर के नीचे लिख दोगे जैसे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो भी चलेगा। और उसका फ्यूचर जो है मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा उसका भी। तो ऐड करके निकालोगे तो एक ही बार में काम हो जाएगा, 2 बार लिखोगे तो एक बार 0.683 से निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो फोर्थ ईयर में हो रहा है ना, तो उसका भी फैक्टर हमारा 0.683 ही हो जाएगा, जो वैल्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ये वाला चीज लिखवा दिया। तो ऐड कर सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो, बाकी मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऐड कर सकते हो। और डिस्काउंट रेट का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रेट का हो जाएगा यूज प्री टैक्स डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट तो डिस्काउंट रेट जैसे यहाँ मैंने 10% लिया था। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन में हमें डिस्काउंट रेट में ये लिख दिया है प्री टैक्स डिस्काउंट रेट और डिस्काउंट रेट पोस्ट टैक्स, तो हमें हमेशा प्री टैक्स वाला ही लेना है, पोस्ट टैक्स वाला नहीं लेना है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, तो वो मतलब मैंने क्लियर कर दिया कि तुम लोग को कौन सा लेना पड़ेगा, हमेशा प्री टैक्स वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब नेट सेलिंग प्राइस को एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं फिर से।
यहाँ पर नेट सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी सेलिंग प्राइस रहेगा उससे लेस कर देना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट टू सेल भी बोला जाता है, ठीक है। तो उससे आ जाएगा नेट सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इससे हम लोग इलास्ट्रेशन 1 जो है ये कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा इलास्ट्रेशन है, कहाँ चला गया इलास्ट्रेशन प्रॉपर है। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हम्म, हम्म, गिब्स द, यहाँ पर बोला है कोई एक इंडस्ट्री है जिसने अपना एस्टिमेटेड कैश फ्लो रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मतलब पीपीई, मतलब टेंजिबल एसेट का दिया है 31 दिसंबर 2001 को। दिया हुआ है कि फ्यूचर कैश फ्लो क्या होगा एसेट को यूज करके। तो 2002 का ये है 3, 4, 5, 6, ये फ्यूचर कैश फ्लो दे दिया। डिस्काउंट रेट है 15%, ठीक है। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करने क्या बोला है, बोल रहा है अच्छा रेसिडुअल वैल्यू भी दे दिया है 1000 लाख। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेस्ड हुआ है 1120 में 40,000 लाख से। यूजफुल लाइफ 8 ईयर, नेट सेलिंग प्राइस 20 लाख। कैलकुलेट 31 दिसंबर 2021 को कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2001, वैल्यू इन यूज, रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड और रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ज। द ईयर 20XX इज द इमीडिएट प्रिसीडिंग ईयर बिफोर द ईयर 20X0। तो यहाँ पर बोल दिया है कि 20XX का मतलब कौन सा ईयर मान लेना है, 20X0 का जस्ट पहले वाला ईयर, ठीक है। 20X0 क्या था, 20X0 से ही हमें यहाँ पर 20X0 का पहले वाला ईयर बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये सब X2 X3 दिया हुआ है, मतलब जैन टू दिसंबर दिया हुआ होगा। परचेस कब हुआ है, 20XX को, ठीक है, लिखते हैं। X2 X3 X4 X5 X6, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, 4000, 6000, 6000, 4000, 6000, 6000, 8000, 4000। अच्छा, क्या क्या है, आ, X2 X3 X4 X5, ठीक है। रेसिडुअल वैल्यू है 1000 लाख यहाँ पर। 1000 लाख। पीपी खरीदा गया था 11XX में 40 लाख। अच्छा, यहाँ पर कर देते 11XX में परचेज हुआ था 40 लाख से। अच्छा, फिर यूजफुल लाइफ है 8 ईयर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो यहाँ पर लाइफ लिख देते हैं, लाइफ है 8 ईयर। अच्छा, फिर इसके बाद नेट सेलिंग प्राइस ऑन 31 दिसंबर 20X1। अच्छा, X1 में अगर हम लोग इसे बेच देते हैं तो X2 के पहले वाला ईयर X1 होगा, ठीक है। ये अगर इस डेट पे बेच देते हैं तो फिर नेट सेलिंग प्राइस है 20,000 लाख। नेट सेलिंग प्राइस है इस डेट पे 20,000 लाख। कैलकुलेट करने बोला है 31 दिसंबर 2001 को कैरिंग अमाउंट। इसी डेट पे सारा चीज कैलकुलेट करने बोला है। कैरिंग अमाउंट कितना होगा, वैल्यू इन यूज कितना होगा, वैल्यू इन यूज कितना होगा इस डेट पे। अच्छा,
रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा इस डेट पे? रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा इस डेट पे? इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना होगा? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना होगा? डिप्रिशिएशन 2002 का कितना होगा? अच्छा, इस साल का डिप्रिशिएशन पूछा है। अच्छा, और द ईयर 20XX इज इमीडिएट प्रिसीडिंग ईयर बिफोर द ईयर 20X0। अच्छा, इसके पहले का हो जाएगा 20X0 और इसके पहले का 20XX, तो ये हो गया 20X0 और ये XX, क्योंकि X0 के जस्ट पहले वाला ही XX होगा, ऐसा हमें बोला है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन 1, कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st of December 20X1। तो कैरिंग अमाउंट कितना होगा? कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। तो एसेट परचेज कब हुआ था? XX में, ठीक है। तो ये 11XX, तो ये एंडिंग इस तरीके से, तो फिर 3 साल यूज हुआ है, ये देखो 3 सर्कल दिख रहा है, ये खरीदने के बाद ये, ठीक है। यहाँ का हमें डिप्रिशिएशन पूछा है तो 3 साल का डिप्रिशिएशन दिखा देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ PPE एज ऑन 11XX 40 लाख। तो मैंने 40,000 इस तरीके से दिया हुआ है ना, तो मैंने वैसे ही लिखा है, ये देखो 40,000 लाख। ओ 40 लाख थोड़ी ना है, 40,000 लाख है। अच्छा, फिर इस पे लगाएंगे डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन फॉर 3 इयर्स, ठीक है। अब कौन से मेथड से लगाएंगे? जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे SLM मेथड ही लगेगा, क्योंकि कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो कितना हो जाएगा? कॉस्ट है मेरा 40,000 लाख माइनस स्क्रैप है 1,000 लाख डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 8। तो ये करने से पर ईयर का निकल के आएगा। 40 लाख का एसेट में 1,000 का रिकवरी हो जाएगा। तो 40,000 माइनस 1,000 करने से ये आ गया 39 डिवाइडेड बाई 8, 4875, ठीक है। ये पर एनम हो गया, इंटू 3 करने से 3 ईयर का आंसर आ जाएगा 14,625। तो फिर बचा हुआ वैल्यू वही हमारा कैरिंग अमाउंट होगा। -40,000, 25,375, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कैरिंग अमाउंट। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कैलकुलेट करने बोला है। नेक्स्ट बोला है वैल्यू इन यूज। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज, ठीक है। तो वैल्यू इन यूज कैसे निकालते हैं? अब देखो यहाँ पर जो लिखवा है, वैल्यू इन यूज कैसे निकालते हैं? वैल्यू इन यूज निकालने के लिए हमें एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो चाहिए होता है और डिस्काउंटिंग रेट चाहिए होता है। इसके थ्रू से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू इन यूज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे होगा। एक मिनट। एक सेकेंड। हम्म,
तो फ्यूचर कैश फ्लो है और डिस्काउंटिंग फैक्टर्स हमें कितना दिया हुआ है? डिस्काउंटिंग फैक्टर कहाँ दिया हुआ है? ओह अच्छा, हाँ ये रहा 15%। ठीक है, तो देखो कॉलम बना लो। ठीक है, वैल्यू इन यूज निकालने के लिए तो कॉलम बनाना पड़ेगा। फ्यूचर कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये दोनों चीज को लिखना पड़ेगा। ईयर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अच्छा, कैश फ्लो में कब से दिया हुआ है? 2002 से। एक 6 तक ही दिया हुआ है। 4,000, 6,000, 6,000, 8,000, 4,000। और हम, मैंने ये भी बोला था कि लास्ट ईयर के इसमें क्या बोलते हैं, उसमें स्क्रैप वैल्यू ऐड कर देंगे ईयर एंड में। देखो यहाँ पर लिखवाया था ना कि ऐड द लास्ट ईयर कैश फ्लो के साथ हमें ऐड कर देना है रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू है 1,000 लाख, तो इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 5,000। अच्छा, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर तो 1/1.15, तो ये आ गया 0.878695, तो हम 70 कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 7.756। 0.657, 0.658 कर लेंगे, 7 के बाद 5 है इसीलिए, इक्वल 0.5717, मतलब 2 कर लेंगे, 0.497। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करते हैं इनटू 5,000। 248586 कर देते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद 8572, 4576, 0.658, 3948, 0.756, 4536, 3480। 19,026। ठीक है, अच्छा ये हम लोग का आ गया वैल्यू इन यूज। तो वैल्यू इन यूज हम लोग का हो गया 19,026, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब सी में क्या निकालने के लिए बोला है? सी पॉइंट, मैंने तो यहाँ सब नोट डाउन कर रखा है। सी पॉइंट में बोला कैरिंग अमाउंट आ गया, वैल्यू इन यूज ये भी हो गया, ये भी हो गया। रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है, अब हमें निकालना है रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलता है? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड
नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसका मतलब हायर ऑफ वैल्यू इन यूज 1926 एंड नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस हो जाएगा सेल करने से कितना मिलेगा, कहाँ लिखा था, सेलिंग प्राइस बेचने से कितना रिकवर होगा लिखा हुआ था, यहाँ क्वेश्चन में दिया था, ये रहा नेट सेलिंग प्राइस 20 लाख, 20,000 लाख, ये रहा नेट सेलिंग प्राइस 20,000। विच एवर इज हायर, तो हायर क्या हो गया, दैट इज 20,000 लाख। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट भी निकल गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकलता है, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का डिफरेंस, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट लेस करेंगे रिकवरेबल अमाउंट, तो कैरिंग अमाउंट कितना है, कैरिंग अमाउंट है हम लोग का 25,375 और रिकवर कितना हो सकता है 20 लाख, ठीक है। ये हायर वाला जो आएगा वही अमाउंट हमें लेके करना होता है। तो मेरा आंसर आ रहा है 5375, तो मेरा लॉस कितना होगा, इम्पेयरमेंट लॉस 5375 का, क्योंकि मेरा जो बुक वैल्यू एसेट का 25,375, उसको अगर हम आज मतलब रिकवर मतलब बेचना चाहे, रिकवर करना चाहे, तो मुझे सिर्फ 20 लाख, 20,000 लाख ही मिलेगा, तो मेरा बाकी का लॉस हो जाएगा, तो वही मेरा हो गया इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। अच्छा, अब और एक क्वेश्चन था, और मुझे लगता है दो क्वेश्चन था, ये हो गया। अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, ठीक है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना होगा, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, वैसे तो हम लोग का कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, 25,375 लाख, ठीक है। अब अगर मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है 5,375, तो अभी मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आएगा, तो लेस हो जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। मतलब अगर हम आज इसका इम्पेयरमेंट लॉस चेक करें, तो वो हो गया 5,375, तो इसका मतलब मेरा जो कैरिंग अमाउंट है उसमें कितने का डिक्लाइन हो रहा है, 5,375 का, ठीक है। क्योंकि 25,375 का जो मेरा बुक वैल्यू है एसेट का, उसको रिकवर करवाने जाएंगे मार्केट में तो 20 लाख, तो मेरा लॉस ये हो गया। तो कैरिंग अमाउंट मेरा फिर कितना मानना पड़ेगा मुझे, तो मुझे अगर कोई 5,375 पे करने के लिए राजी नहीं है, तो 5,375 से मेरा कैरिंग अमाउंट डिक्लाइन कर रहा है, तो वही तो हो गया इम्पेयरमेंट लॉस। तो फिर मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, 20,000 लाख, ठीक है। तो उस 20,000 लाख आ रहा है, मतलब बेसिकली जो रिकवर होता है वही रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट होता है। बात इतना सही है, ठीक है। इसको अलग से फॉर्मूला वॉर्मूला लिखाया नहीं है मैंने, और लिखवा के करे क्या, इसका मतलब सीधा यही बात है कि मेरा कैरिंग अमाउंट जो है मेरे हिसाब से 25,375 है, बट मार्केट उसे 20 लाख ही, 20,000 लाख ही मानेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस जितना है उतने से डिक्लाइन करने से ही मुझे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट का पता चलेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। अब पूछा है कि 2002 का डेप्रिसिएशन कितना। डेप्रिसिएशन फॉर 20x2, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अब कितना हो जाएगा, तो एसएलएम मेथड से हम लोग पहले कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे,
तो वही कॉस्ट माइनस स्क्रैप, ये देखो कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब मेरा कॉस्ट कितना हो रहा है, तो मेरा जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आया अब ये मेरा कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू तो जैसा था वैसा ही रहेगा, मतलब ये 1000 ही रहेगा। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना हो जाएगा, 3 साल ऑलरेडी यूज हो चुका था, उसके बाद इंपेयरमेंट चेकिंग हुआ तो बाकी बचा हुआ लाइफ हो जाता है मेरा 5। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 5 करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिशिएशन पर एनम इक्वल टू 20,000, जो कि रिवाइज्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो रिवाइज्ड जो कैरिंग अमाउंट है वही मेरा कॉस्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा स्क्रैप, वो तो जितना है उतना ही रहेगा, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 रह गया, ये हो गया रिवाइज्ड लाइफ। ठीक है, रिवाइज्ड लाइफ, तो ये समझाने के लिए लिखा है, ये लिखना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ ये अमाउंट लिखना ही काफी है। तो 19,000 डिवाइडेड बाई 5, 3800 लाख। ठीक है, तो ये आंसर निकल के आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग और एक क्वेश्चन करें या कुछ नोट्स लिखे, देखते हैं, रुको, दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा या फिर। हाँ, यहाँ पर एक चीज कर सकते हो, एक चीज लिख सकते हो अपने समझने के लिए, कि ये जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हम लोगों ने निकाला, ठीक है, ठीक है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हम लोगों ने जो निकाला, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ रेसिडुअल वैल्यू हमें कितना मानना चाहिए, जितना था उतना, 1000 लाख, और रिमेनिंग लाइफ हो जाएगा 5 ईयर। ठीक है, 5 ईयर कैसे, 8 ईयर्स टोटल लाइफ था, उसमें से 3 ईयर्स हो चुका है, तो फिर बाकी बचा हुआ मेरा 5 ईयर्स हो जाएगा, इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये भी हो जाएगा इलास्ट्रेशन 2। इसमें बोला है कि एक्स लिमिटेड इज हैविंग ए प्लांट कैरिंग अमाउंट ऑफ विच इज 100 लाख ऑन 31 मार्च 2001, तो ये उसका बुक वैल्यू है 31 मार्च 2001 का 100 लाख। इट्स बैलेंस यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर्स एंड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज 5 लाख। एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम यूजिंग द प्लांट इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये बता रखा है। ठीक है, calculate value in use for plant if discount rate is 10% and also calculate the recoverable amount if selling price of the plant is this one। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू इन यूज। तो वैल्यू इन यूज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, फ्यूचर कैश फ्लो जो है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू इन यूज। 4 5 6, और एस्टिमेटेड कैश फ्लो 50 30 30 20 20। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%।
अच्छा, रेसिडुअल वैल्यू बोला है 5 लाख, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 1/1.1, ये हो गया 0.909, 0.8264, 0.751, 0.683, 0.621, 9 है तो 1 कर दिया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इंटू 21, नहीं गलत हुआ लग रहा है, 25 था, 21 कर दिया इसी वजह से। ठीक है कोई बात नहीं, ये ऊपर से ही करके आ रहा है। ये हो जाएगा मेरा 45.45। अच्छा, 30 इंटू 0.6826, ये 8 है। 24.78, 30 इंटू 0.751, 22.53, 20 इंटू 0.683, 13.66, 25 इंटू 0.621, 15.525 टोटल। $121.945। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन ही सारा डेटा हो रखा है, तो ये अप्रोक्स वैल्यू ये मान सकते हैं। तो वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगा? वैल्यू इन यूज हो जाएगा हायर ऑफ वैल्यू इन यूज का मतलब क्या था? वैल्यू इन यूज का मतलब होता है, अच्छा वैल्यू इन यूज ये होता है, और अगर हमें रिकवरेबल अमाउंट निकालना है तो हायर ऑफ निकालना पड़ता है। सॉरी, वैल्यू इन यूज मेरा जो है वही आ जाएगा, ये हो गया। वैल्यू इन यूज का मतलब तो ये फ्यूचर जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगा वही 121.945 लाख अप्रोक्स। ठीक है, ये मेरा वैल्यू इन यूज हो गया। तो एक तो मुझे निकालने बोला था वैल्यू इन यूज निकालो, ऑल्सो कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट निकालने का मतलब हो जाएगा हायर ऑफ द वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस, ये तो रिकवरेबल अमाउंट। नेट सेलिंग प्राइस 5 लाख, तो हायर क्या हो रहा है? 121.945 लाख। रिकवरेबल amount is 121.945 लाख। ये हो गया रिकवरेबल अमाउंट। तो यही पूछा था बस कि रिकवरेबल अमाउंट क्या है और वैल्यू इन यूज कितना होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस।
तो इम्पेयरमेंट लॉस तो निकालना हम लोगों ने सीख लिया, बट इस लॉस को ट्रीट कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए दो मेथड हो जाएगा। अगर हमारा एसेट कॉस्ट मॉडल का है, इफ एसेट इज एट कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल क्या होता है ये हम लोगों ने AS10 में किया हुआ है, ठीक है। फाउंडेशन में भी होता है, वहां भी हम करवाते हैं अगर फाउंडेशन किया हुआ है तो। इफ एसेट इज एट रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल में फर्क यही होता है कि कॉस्ट मॉडल में देखो जो कॉस्ट है एसेट का, फिर उस पर डिप्रिसिएशन लगता जाता है। और जो रिवैल्यूएशन मॉडल है वहां पर क्या होता है कि एसेट का बुक वैल्यू और मार्केट में उस एसेट के वैल्यू में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब जिसको बोलते हैं फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू को, तो फिर फेयर वैल्यू के साथ ऐड पर करने के लिए हम लोग एसेट के वैल्यू को रिवैल्यूड करते हैं। मतलब उसमें अगर एसेट का वैल्यू मार्केट से बहुत ज्यादा कम दिख रहा है तो उसके वैल्यू को अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं, और कम दिख रहा है ज्यादा दिख रहा है तो डाउनवर्ड कर देते हैं, कम दिख रहा है तो अपवर्ड कर देते हैं, ठीक है। वही होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। अब यहाँ पर देखो, अगर मेरा कॉस्ट मॉडल फॉलो होता है तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा, इम्पेयरमेंट लॉस को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर इम्पेयरमेंट लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा ये सिर्फ लिख देते चलो इसमें, PL अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या होगा, इम्पेयरमेंट लॉस मतलब PL, बेसिकली इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू PPE। एसेट का वैल्यू कम हो गया ना, जैसे कि देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो क्वेश्चन किया, तो ये वाला देख सकते हो पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इम्पेयरमेंट लॉस आया हम लोग का कितना, इम्पेयरमेंट लॉस आया हम लोग का ये देखो, ये वाला 5375। तो 5375 से हम लोगों ने एसेट के वैल्यू को कम कर दिया, तो ये 5375 से एंट्री क्या होना चाहिए पता है, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट 5375 टू PP। तो PP का वैल्यू 5375 से कम के 20,000 हो गया, ठीक है। तो वही वाला चीज। और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है तब क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट एडजस्ट इम्पेयरमेंट लॉस फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, सॉरी बैलेंस ऑफ revaluation reserve if any remaining impairment loss will be transfer to PL। तो ये चीज जो है फाउंडेशन में जो डिप्रिसिएशन चैप्टर होता है ना, वहां पर AS10 में ये वाला चीज रहता है, ये सीखना पड़ता है, इस पे से क्वेश्चन भी आता है। चलो अभी हम एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश कर रहे हैं ये रिवैल्यूएशन मॉडल वाला पॉइंट, ठीक है। तो फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल, तो कैरिंग अमाउंट अगर किसी एसेट का 100 करोड़ है,
तो ये इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, ठीक है। मान लो कि देखो, अगर पीपी वॉज प्रीवियसली रिवैल्यूड, अगर ये पहला बार रिवैल्यूशन है तो अलग बात है। अगर प्रीवियसली रिवैल्यूशन हुआ है और हमारे पास 5 करोड़ रिवैल्यूशन रिजर्व में पड़ा हुआ है, रिवैल्यूशन रिजर्व में पड़ा हुआ है, इसका मतलब पहले बार इसका जो रिवैल्यूशन हुआ था इसके पहले वो अपवर्ड रिवैल्यूशन था, ठीक है। तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर मेरे पास पहले से रिवैल्यूशन रिजर्व में उसी एसेट का 5 करोड़ पड़ा हुआ है, तो पहले ये 20 करोड़ के लॉस में से 5 करोड़ का लॉस हम लोग क्या करेंगे, वो रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एडजस्ट अप टू 5 करोड़ फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, और बाकी जो 15 करोड़ है वो हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे। मतलब देखो, कॉस्ट मॉडल में जो भी लॉस होता है सीधा चला जाता है पीएल में, ट्रांसफर हो जाता है, पीएल डेबिट टू पीपी। लेकिन यहाँ पर अगर लॉस होता है तो पीएल डेबिट टू पीपी नहीं होता। यहाँ पर रिवैल्यूएशन मॉडल में देखना पड़ेगा कि पहले क्या इस एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ था, अगर हुआ था तो कैसा रिवैल्यूएशन हुआ था, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड हुआ था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ पड़ा हुआ होगा, डाउनवर्ड था तो पीएल डेबिट हुआ होगा। तो अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में अगर कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है तो पहले उसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसका लॉजिक क्या है, जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं इस एसेट में रिवैल्यूएशन, इस एसेट का लॉस है 20 करोड़, ठीक है। अब इसमें पहले से 5 करोड़ का प्रॉफिट भी है इस एसेट में, तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे 5 करोड़ का प्रॉफिट 20 करोड़ का लॉस, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। नेट करके मुझे बोलना पड़ेगा कि 15 करोड़ का इंपेयरमेंट लॉस है। तो इसीलिए क्या करना है, इसको डायरेक्टली पीएल डेबिट टू पीपी नहीं करना है, ठीक है। पीपी तो 20 करोड़ से कम होगा, वो बात तो अलग है। लेकिन इसका ये देखो, इसका एंट्री क्या हो जाएगा, पीपीई 20 करोड़ से कम होगा क्योंकि 20 करोड़ का लॉस है, ठीक है। तो 20 करोड़ से तो कम होगा। लेकिन ये लॉस कहाँ से देंगे, तो एक तो पीएल से जाएगा और जो है एक हम लोग का रिवैल्यूएशन रिजर्व से जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा, इंपेयरमेंट लॉस ब्रैकेट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। रिवैल्यूएशन रिजर्व से कितना ले लेंगे, पड़ा हुआ है तो 5 करोड़, नहीं पड़ा हुआ है तो फिर पूरा का पूरा पीएल से ही जाएगा। और इंपेयरमेंट लॉस यहाँ पर पीएल, पीएल से कितना डेबिट होगा, बाकी 15 करोड़ पीएल से डेबिट होगा। ये ऑलरेडी हम लोग एस 10 में पढ़ते हैं, फाउंडेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी ये पॉइंट है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना हो गया, 0। देखो इस केस में है ना कि मेरा लॉस था 20 करोड़, 5 करोड़ रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा हुआ था, पूरा ही ले लिया। बट लॉस मान लो है मेरा 5 करोड़, और हम या फिर मान लो लॉस है 3 करोड़, और मैंने पहले फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व से ही लेना होता है, फिर उसके बाद पीएल में हमें पीएल को यूज करना है अगर जरूरत पड़ा तो। जैसे यहाँ 15 करोड़ का जरूरत पड़ा, तो अगर ये 2 करोड़ होता, या फिर मान लो ये 6 करोड़ होता और ये लॉस 5 करोड़ है, तो फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व में 1 करोड़ बच जाता। लेकिन इस केस में कुछ भी नहीं बच रहा है, इंपेयरमेंट लॉस के बाद बैलेंस जो है वो हम लोग का 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब और एक पॉइंट हमें सीखना है कि क्या रिकवरेबल अमाउंट कभी नेगेटिव हो सकता है, कैन रिकवरेबल अमाउंट बी नेगेटिव। क्या रिकवरेबल अमाउंट कभी नेगेटिव हो सकता है, तो समझते हैं इसे एक एग्जांपल से। मान लेते हैं कि हम लोग का कैरिंग अमाउंट है 100
करोड़, ठीक है, और रिकवरेबल अमाउंट है 0। वैल्यू इन यूज 0। नेट सेलिंग प्राइस 10 करोड़, ठीक है। देखो ये रिकवरेबल अमाउंट मैंने खुद से लिख दिया, अगर नहीं भी लिखता तो भी 0 ही आएगा। देखो कैरिंग अमाउंट मान लो गिवन है 100 करोड़, ठीक है, वैल्यू इन यूज गिवन है 0, नेट सेलिंग प्राइस गिवन है 10 करोड़, ठीक है, ये भी हमारा गिवन है। अच्छा, अब रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर, तो 0 और -10 करोड़ में हायर तो 0 ही होता है, तो रिकवरेबल अमाउंट 0 हो गया, ठीक है। तो अब रिकवरेबल अमाउंट हम लोग का 0 हुआ, बट नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है? रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है कि अगर हम लोग वैल्यू इन यूज निकालते हैं, वैल्यू इन यूज निकालने का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में जो कैश फ्लो हमें मिलेगा एसेट यूज करने पे, उसका प्रेजेंट वैल्यू, और अगर या फिर अगर हम लोग उस एसेट को बेच दे तो कितना रिकवर होगा, ये दोनों में जो हायर होगा वही हमें लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? जो ज्यादा होगा उसी में हमारा बेनिफिट है, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग बेच देते हैं तो -10 करोड़, अगर यूज करते हैं तो 0, तो रिकवरेबल अमाउंट हमारा 0 आ गया। तो 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? सुनो, 0 क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो मेरा अगर कैरिंग अमाउंट मेरे एसेट का 100 करोड़ है तो मेरा मैक्सिमम लॉस 100 करोड़ ही। मेरे पास कोई बुक वैल्यू दिख रहा है 100 करोड़, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? उस एसेट पे 100 करोड़ ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया। तो यहां पर लिखेंगे इम्पेयर लॉस विल बी फुल 100 करोड़। तब इम्पेयरमेंट लॉस मेरा कितना आ जाएगा? 100 करोड़ आ जाएगा, क्योंकि लॉस कैसे निकालते? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, तो 100 और ये देखो ना, 100 और 0 का डिफरेंस कितना होता है? 100 करोड़ ही होता है। तो मेरा लॉस मैक्सिमम क्या हो सकता है? जो मेरा बुक वैल्यू है एसेट का, ठीक है। अब अगर मान लो कि सेलिंग प्राइस है 0 और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 10 करोड़, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है 10 करोड़ और सेलिंग प्राइस है 0, मैंने ये 10 लिख दिया है गलती से। मान लेते हैं कि एसेट को बेचने से कुछ नहीं मिलेगा लेकिन उसको बिकवाने के लिए मुझे 10 करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा, तो उस केस में मेरा ये कितना आ जाएगा? -10 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या आ जाएगा? नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर करोगे तो भी मेरा रिकवरेबल 0 ही आएगा। मतलब ये जो है ये मेरा -10 करोड़ जो आ रहा है ये आ सकता है वैल्यू नेगेटिव में 10 करोड़, लेकिन यहाँ पर देखो, मतलब अब बोल सकते हैं कि हम लोग रिकवरेबल अमाउंट, देखो वैसे भी -10 करोड़ और 0 में, लेकिन हायर 0 ही होता है। फिर भी यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस आ रहा है 10 करोड़ नेगेटिव में आ रहा है, तो ये नेगेटिव ऐसे हो सकता है, बट रिकवरेबल जब चेक करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली 0 ही दिखेगा, क्योंकि 10 और 0 में जो मतलब हायर है वो हम लोग का 0 ही आएगा। तो रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कभी भी हम लोग का नेगेटिव नहीं हो सकता है, मैक्स टू मैक्स वो हम लोग का 0 हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव होने का कोई भी चांसेस नहीं होता है। और इसका रीजन मेनली ये होता है कि रिकवरेबल अमाउंट जो है वो उतना ही हम लोगों का रिकवरेबल अमाउंट 0, मतलब देखो उतना ही हमारा लॉस हो सकता है जितना बुक वैल्यू ऑफ एसेट का दिख रहा है। क्योंकि देखो रिकवर अमाउंट का मतलब क्या है कि अगर हम यूज करेंगे तो मुझे 0 मिलेगा, बेच देंगे तो -10 मिलेगा, ठीक है। तो फिर मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा? जो हायर है, तो वैसे मैथमेटिकली देखा जाए 0 और -10 में तो 0 ही हायर है, तो फिर वैसे देखा जाए देखो तो 0 का भी कुछ वैल्यू वैसे तो नहीं कंसिडर होता है। बाई चांस अगर कोई सोचे कि हम -10 करोड़ ये रिकवरेबल अमाउंट ले रहे हैं, बिकॉज 0 और -10, वैसे 0 ज्यादा ही होता है तो हमें 0 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक सिंपल लॉजिक ये है कि अगर मेरा एसेट ही 100 करोड़ का है तो उसमें मैक्सिमम लॉस तो 100 करोड़ का ही हो सकता है, 120 करोड़ का तो होगा नहीं।
जैसे देखो 100 का चीज अगर 120 का लॉस हो रहा है तो ना हम बोलेंगे -20 का लॉस हो रहा है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, मैक्स टू मैक्स तो मेरा 100 करोड़ ही हो सकता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जीरो ही आएगा। तो बस इतना याद रखो कि रिकवरेबल अमाउंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो फिर ये कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ये नेगेटिव वैल्यू का क्या करना होता है, 10 करोड़ का जो नेट सेलिंग प्राइस आता है, तो इसका क्या होगा, इसको हमें लाइबिलिटीज की तरह ट्रीट करना होता है, वो दूसरे एज के अकॉर्डिंग होता है, वो लिखवा देते हैं। समटाइम दिस -10 करोड़ is to be booked as liability under some other एस, जैसे कि एस 29। तो फिर ये कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल अगर हमें करना ही है, मुझे मेरे एसेट को बिकवाना है, लेकिन बिकवाने से तो मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन बिकवाने के लिए मेरा 10 करोड़ का खर्चा होगा, तो 0 - 10 करोड़ तो -10 करोड़ हो गया। तो फिर ये 10 करोड़ माइनस जो नेगेटिव में आया मेरे पॉकेट से, जो आउटफ्लो हो, उसका ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा। तो क्योंकि नेट सेलिंग प्राइस पॉजिटिव नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो वो जो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है उसे हमें एज ए लाइबिलिटी दिखाना पड़ता है, और इसका ट्रीटमेंट हमें एस 29 बता देता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक नोट लिखेंगे, वंस asset is impaired, the depreciation changes charges होगा। बोल रहा है वंस एसेट इज इम्पेयर्ड, अगर एक बार एसेट इम्पेयर्ड हो चुका है, द डेप्रिसिएशन चार्जेस प्रोस्पेक्टिवली, उसके बाद डेप्रिसिएशन प्रोस्पेक्टिवली चार्ज होना चाहिए, एंड इज कैलकुलेटेड ऑन रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एंड आफ्टर इम्पेयरमेंट। मतलब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन था, एक बार इम्पेयर्ड हुआ 5375 से, तो कैरिंग अमाउंट इतना आ गया, फिर क्या बोला है देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, कि एक बार एसेट इम्पेयर हुआ, फिर अब डेप्रिसिएशन जब लगेगा प्रोस्पेक्टिवली लगेगा, और रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पे लगेगा आफ्टर इम्पेयरमेंट। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 20,000 लाख हुआ। अब देखो ये जो डेप्रिसिएशन लग रहा है 20,000 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा है, ये देखो 3800 लाख, 20,000 इसके ऊपर। अच्छा, इलास्ट्रेशन 3 ये देखते हैं इसमें क्या बोला है। बोल रहा है जी लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 20x0 फॉर 7 करोड़ दैट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 7 ईयर। तो एसेट का परचेज वैल्यू है 7 करोड़ और यूजफुल लाइफ है 7 ईयर। द मशीन इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एंड डज नॉट कैरी एनी रेसिडुअल वैल्यू। डेप्रिशिएशन लगेगा स्ट्रेट लाइन पे और कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। On 1 April 20x4 the carrying value of the machine was reassessed at 5.10। तो कैरिंग वैल्यू को रीअसेस किया गया है। तो बोल रहे जो भी कैरिंग वैल्यू आया उसे रीअसेस किया गया है 5.10 करोड़, एंड द सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन बीइंग क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो पहले इतना ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पीपीई एज ऑन 1420x0 7 करोड़। डेप्रिसिएशन फॉर, देखो अब 4 साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल जो है वो रीअसेस हुआ है। तो 20x0 से x4 तक कितना साल होता है, x0 x1 1,
एक साल, ठीक है, ये देखो x0 से x1, x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर कितना हो जाएगा, रेसिडुअल वैल्यू कुछ है नहीं, तो 7 करोड़ डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 7, और 4 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब हो गया 4 करोड़। 31 मार्च का कैरिंग अमाउंट दिख रहा है, और इसी दिन इन्होंने रीअसेस किया है 5.10 करोड़ से, रीअसेस किया है, मतलब बोल रहा है, इनका कहने का है कि ये 3 करोड़ नहीं, ये 5.10 करोड़ का होगा ऐसे, ठीक है। रीअसेस्ड वैल्यू, रीअसेस्ड वैल्यू, ठीक है। तो फिर इसका मतलब अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन। 5.1 माइनस 3, 2.1 करोड़ का, ठीक है। तो 2.1 करोड़ का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, रीअसेस्ड वैल्यू या फिर बोल सकते हैं फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू के साथ ऐड पर होने के लिए इन्होंने इतने से अपने एसेट को अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर लिया है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करने बोला है, ये तो मैंने निकाल लिया। फिर बोल रहा है कि जो रिवैल्यूएशन है ये क्रेडिट हुआ है रिवैल्यूएशन, मतलब ये मेरा कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ये अमाउंट जाएगा, ये बोल रखा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2006, मतलब ये 4 5, फिर 5 6 ऐसे, ठीक है। तो मतलब फिर एक साल, मतलब ये x4 x5 और x5 x6, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंडीशन इंडिकेटिंग एन इम्पेयरमेंट ऑफ द मशीन existed and the amount recoverable ascertained to be only 79 lakh। तो यहाँ पर आके एसेट जो है उसको इम्पेयर किया गया है, इम्पेयरमेंट हुआ है, और जो कैरिंग अमाउंट है वो दिख रहा है 79 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑन इम्पेयरमेंट ऑफ द मशीन एंड सो हाउ दिस लॉस इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड। तो हमें पहले इम्पेयरमेंट कितना है वो निकाल के दिखाना है, चलो दिखाते हैं इम्पेयरमेंट कितना है। तो यहाँ पर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑन 14x4 आफ्टर upward revaluation is 5.10 करोड़। अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर 2 इयर्स। तो 5.10 अभी मेरा एसेट का वैल्यू हो गया है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आफ्टर इम्पेयरमेंट जो हम लोग का, आफ्टर रिवैल्यूएशन जो हम लोगों का वैल्यू आता है उसी पे डिप्रिसिएशन लगता है। अब इस पे लगेगा एसेट का वैल्यू, अब बचा कितना, 3 इयर्स, क्योंकि 7 इयर्स में 4 इयर्स ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो फिर 3 इयर्स, ठीक है, प्रोस्पेक्टिवली लगता है। और आगे का और कितना साल हो जाएगा, और हो जाएगा, देखो 7 में से 4 चला गया तो बच रहा है मेरा 3, और मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है 2 साल का। क्यों 2 साल का, क्योंकि अभी अभी दिखाया ना मैंने, ये x6 का बात हो रहा है, तो x4 से x5, x5 से x6, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा हम लोग का, ये इधर लिख देते 5.10 करोड़ को, ये वाला, तो यहीं पर कैलकुलेशन हो जाएगा। और ये वाला 5.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 3.4 करोड़, 1.7 कैरिंग अमाउंट 14x6, ठीक है, मतलब 31 मार्च 6 का ये हो गया कैरिंग अमाउंट। मतलब
मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितना होगा ये पूछा है, तो मतलब कैरिंग अमाउंट मतलब अब मेरा एसेट का बुक वैल्यू कितना दिखेगा, कब पूछा है, X6 तक का, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन पहले मेरा 3-4 साल लग चुका, अब 2 साल बाद पूछ रहा है कि कितना करके डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वही एसएलएम मेथड पे लगेगा। तो रिवाइज्ड वैल्यू कितना है 5.10, कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं था, इस बचा हुआ लाइफ 3 और 2 साल का निकालना है, तो फिर कैरिंग अमाउंट अभी इतना हो रहा है 1.7, ठीक है। तो ये निकल गया पहला आंसर कि वर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द। अच्छा, अब लॉस ऑन इम्पेयरमेंट ये भी निकालना पड़ेगा कि इम्पेयरमेंट लॉस हम लोग का कितना है ऑफ द मशीन, सो हाउ दिस लॉस इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड। तो क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है तो उस हिसाब से हमें दिखाना पड़ेगा। और बोला है कि जी लिमिटेड had followed the policy of writing down the revaluation surplus by the increased charge of depreciation resulting from the revaluation, ठीक है। देखते हैं, देखो अच्छा यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाएंगे। एक्सेस डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन पर एनम बिफोर रिवैल्यूएशन, ठीक है। रिवैल्यूएशन होने के पहले डेप्रिशिएशन कितना करके चल रहा था, तो 1 करोड़, ये देखो 7 करोड़/7, तो पर एनम 1 करोड़ करके चल रहा था। और आफ्टर रिवैल्यूएशन कितना करके हो रहा है, 5.1 डिवाइडेड बाई 3, 1.7 करके, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेप्रिशिएशन पर एनम आफ्टर रिवैल्यूएशन 1.7 करोड़ करके हो रहा है। तो कितना बढ़ गया है, 0.7 करोड़ एक्सेस डेप्रिशिएशन हम लोग चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, तो 2 साल में कितना एक्स्ट्रा डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ है, क्योंकि यहां से हमारा एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो फिर 2 साल में कितना एक्स्ट्रा चार्ज हुआ होगा, 0.7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1.4 करोड़, ठीक है। तो कंपनी हैज चार्ज्ड एक्सेस depreciation for 2 year आफ्टर रिवैल्यूएशन। तो कंपनी ने एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज किया है आफ्टर रिवैल्यूएशन 1.4 करोड़, ठीक है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग, मतलब वही पीएल, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग भी लिख सकते हो, ₹1.4 करोड़, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है ये 1.4 करोड़ हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन रिजर्व से, ठीक है। अब ये 1.4 करोड़ कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पर ये 1.4 तो ये वाला आ रहा है। अब पूरा ट्रीटमेंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था 2.1 करोड़, ठीक है। अब यहाँ से हमें कितना ट्रांसफर, ये कितना था, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में था, ठीक है। अब 1.4 करोड़ ट्रांसफर करवाएंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व से, तो वहां पर कितना बचा हुआ रहेगा, 0.7 करोड़, ये अमाउंट बचा हुआ रहेगा 0.7 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें जो भी पूछा था निकल गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑन इम्पेयरमेंट ऑफ द मशीन एंड सो हाउ दिस लॉस इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड। देख लेते हैं इनके साथ हमारा आंसर मैच हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग का कैरिंग अमाउंट आ रहा है 1 पॉइंट, इम्पेयरमेंट लॉस टू बी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट 0 पॉइंट, अच्छा 0.21, अच्छा मैंने 0.7 करोड़ तक किया है, मतलब देखो इम्पेयरमेंट, एक सेकंड, तो ये हम लोगों ने, 1 मिनट देखते हैं, इम्पेयरमेंट,
कैरिंग अमाउंट जो है 7, डिप्रिशिएशन फॉर 4 ईयर ये मैंने भी निकाला, ये हम लोग का 3 आ गया, अपवर्ड रिवैल्यूएशन दिखा के 5.10, ये मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया। फिर डिप्रिशिएशन अब लगेगा 3.40, तो वो भी मैंने यहाँ पर अलग से निकाल लिया है, तो कैरिंग अमाउंट मेरा हो जाता है 1.7। ठीक है। अच्छा, अब रिकवरेबल अमाउंट है 0.79, इम्पेयरमेंट लॉस तो निकाला ही नहीं। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ था, हाँ ये रहा 0.79। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट ये दे दिया था 0.79, तो इम्पेयरमेंट लॉस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो वर्किंग नोट के नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कैरिंग अमाउंट आ गया, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट लिख देते हैं, यहीं पर हो जाएगा, माइनस रिकवरेबल अमाउंट, अमाउंट 0.79। ठीक है, तो फिर मेरा इम्पेयरमेंट लॉस 1.7 और 0.79, 0.91 ही होगा, देख लेते हैं एक बार। 1.7 माइनस 0.79, हाँ 0.91, ये मेरा हो गया इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है। अच्छा, बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो है 2.10, वो तो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये 2.10 है। अच्छा, अब जो लॉस है उसको कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो बोल रहा है इनहेंस डेप्रिसिएशन मेड फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो 1.70 माइनस मतलब 1.40 यहाँ से लेना पड़ेगा 2.1 से, तो वो मैंने लिखवा दिया है, ये देखो 2.1 से 1.4 लेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में 0.70 पड़ा हुआ रहेगा। तो कितना लॉस जो है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट होगा पीएल में, बाकी बचा हुआ। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ डेबिट हो जाएगा पीएल में, तो 0.7 जो है ये लेस हो जाएगा 2.10 से। हाँ, ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आया है, 0.91 आया है, और डिप्रिशिएशन हम लोग का 2 साल का 1.4 हुआ। अच्छा, अब ये ट्रांसफर हो जाएगा रिजर्व में टू रिटेन अर्निंग में 1.4, मतलब ये होता है, देखो जो 2.1 करोड़ मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व है, मतलब अभी अभी हम लोगों ने रिवैल्यूएशन मॉडल का रूल्स पढ़ा ना, कि रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा कि मेरा इम्पेयरमेंट लॉस का अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ पड़ा हुआ है तो उतना, मतलब इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ 0.91, मतलब इसको अगर हम टी शेप में लिखे तो 0.91 जो है उसमें से जो रिजर्व में 2.1 है, यहाँ रिजर्व से 2.1 सेटल होगा। ठीक है, 0.91 का लॉस, और बाकी बचा हुआ जो है वो हम लोग का पीएल से जाएगा। 1.19 आ रहा है मेरा, ये क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ पर बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व ये दिया हुआ है 2.1, ये मेरा भी आ रहा है बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व 2.1, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में है। अच्छा, फिर यहाँ पर 2 साल में 1.40 है, एनहांस डेप्रिसिएशन मेड फ्रॉम द रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो 1.40 इम्पेयरमेंट लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस एज पर, हाँ तो फिर 0.70, ये तो मेरा भी आया सेटल होने के बाद 0.70, फिर ये बाकी 0.21, ये कैसे निकाला, 2.1 माइनस 0.7, ये तो 1.4 आता है। अच्छा, 0.91, 2.1 माइनस 1.4, ये 0.7 हुआ, माइनस 0.91, 0.21। अच्छा, 0.21, 2.1 रिवैल्यूएशन रिजर्व से गया, 2.1 माइनस 1.4, तो उसमें बचेगा 0.7, इसमें से ऑलरेडी तो यूज हो गया है 2.1 माइनस 1.4, तो यहाँ पर बचेगा 0.7, तो 0.91 का लॉस है, उसमें से अगर 0.7 रिवैल्यूएशन रिजर्व से जाएगा तो बाकी मेरा
यहाँ से जाएगा, ये पीएल से होगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था बट अब क्लियर है। देखो हम बता देते फिर से एक बार, हो गया है पूरा कंप्लीट हम लोग का। यहाँ पर हमें पहले तो बहुत ही आसान था, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं था, सिंपल हमें बोला था कि एसेट इतने तारीख को खरीदा गया है, 4 साल का डिप्रिसिएशन हुआ, पढ़ के हमें दिखा तो कैरिंग अमाउंट बोल रहा है कि कितना होगा, और इनके हिसाब से इन्होंने 5.10 करोड़ पे कैरिंग अमाउंट को रीअसिस्ट किया है, तो हमारे हिसाब से इतना आ रहा है तो इन्होंने इतना किया, तो इससे पता चला कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना चला गया 2.1। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट अब कितना होगा, वो 2 साल बाद फिर से पूछ रहा है कि रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना होगा। तो फिर डिप्रिसिएशन अब आगे कितना लगेगा, क्योंकि हमारा एसेट का कैरिंग अमाउंट अब 3 करोड़ की जगह 5.1 है, तो हमें 5.1 के बेसिस पे जो है डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो 5.1 स्क्रैप वैल्यू तो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ भी नहीं था। ये 7 साल में 4 साल यूज होने के बाद ये डिसीजन हुआ, तो बाकी 7 में से 4 चला गया, 3 इयर्स जो है इसका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रहा, और हमें 2 साल का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। कैसे? बिकॉज ऑफ X4 X5 और X5 X6, ठीक है, क्योंकि ये जो हमें निकालने बोला रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट वो 31 मार्च 2000 X6 को निकालने के लिए बोला है, तो फिर कैरिंग अमाउंट हो गया 1.7। ठीक है, अब हमें बोला था इम्पेयरमेंट लॉस निकालो, तो रिकवरेबल अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का डिफरेंस होता है इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, अब इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है 0.91, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमें बताना था। तो देखो इम्पेयरमेंट लॉस जो है 0.91, उसको हमें पहले एडजस्ट करना पड़ता है अगर किसी तरीके का हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ पड़ा हुआ है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में 2.1 पड़ा हुआ है बट उसका यूज कहीं और हुआ है, बाकी बचा हुआ है, फिर ऐसे हो गया। मतलब ये कैसे आया, 0.91 का लॉस और उसमें से 0.7 रिकवर हो गया, तो बाकी पीएल में चला गया। बात रहा ये पॉइंट का, ये क्यों ऐसा हुआ है, उसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था कि G Limited had followed the policy of writing down the revaluation surplus by the increased charge of depreciation। मतलब पहले depreciation जितना भी increase charge हुआ है उसको राइट ऑफ किया जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व से, फिर अगर बचेगा तो इम्पेयरमेंट लॉस को राइट ऑफ किया जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे बोला था तो इसीलिए पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से एक्सेस डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ किया गया, फिर बचे हुए अमाउंट को इम्पेयरमेंट लॉस के साथ एडजस्ट किया, जब कंप्लीट मतलब कम पड़ा, पूरा नहीं हुआ, तो पीएल में चार्ज किया गया। तो अब एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है कैसे निकालेंगे, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे 1 करोड़ करके, ठीक है, आफ्टर रीअसेसमेंट इसका जो है ये इसका डिवाइड करने से आ जाएगा 1.7 करके, तो एक्सेस कितना हो गया 0.7, कितने साल कर दिया 2 साल कर दिया 1.4। तो अब एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 1.4, और ये हमें क्या करना है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से ये राइट ऑफ करना है। ऐसा इसीलिए करे, यही क्वेश्चन में इसीलिए करे क्योंकि इसमें बोला है, अगर नहीं बोलेगा तो फिर हमारा आंसर क्या होता पता है, ये अगर नहीं बोला जाता तो 0.91 से पहले एडजस्ट किया जाता 2.1, जो मेरा ये यहाँ पर रिवैल्यूएशन इम्पेयरमेंट लॉस हुआ ना 0.91, उसको एडजस्ट कर देते 2.1 से, और हमें पीएल से कुछ लेना भी नहीं पड़ता। बट यहाँ पर क्योंकि एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज को मुझे राइट ऑफ करने बोला है रिवैल्यूएशन रिजर्व से, तो वो किया, फिर जो बचा फिर रूल्स के हिसाब से आ गए कि इम्पेयरमेंट लॉस को पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से राइट ऑफ किया, और तब भी कम पड़ा तब पीएल का यूज किया 0.21। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हम लोग का थर्ड नंबर वाला। थोड़ा सा इसमें मैंने ये लास्ट लाइन ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन निकाल के ये हमें करना है। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम। बाय।